चलिए क्लास 11 का से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, परमाणु संरचना। ठीक है, तो परमाणु संरचना के बारे में अंतर्गत हम जानेंगे कि परमाणु संरचना होता क्या, परमाणु संरचना के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि पहले स्टार्टिंग में किसने खोज की थी, अलग अलग किताब देखेंगे तो उसमें अलग अलग हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो आपके हिसाब से यही बताया जाता है कि महर्षि कणाद द्वारा खोज की गई थी। अगर वही कंपटीशन लेवल का अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको कुछ और साइंटिस्ट का नाम दिया जाएगा, किसी अंग्रेजी साइंटिस्ट का नाम दिया जाएगा। रियलिटी में भारत के लोगों ने खोज किया था महर्षि कणाद द्वारा, एक महर्षि थे। तो लिखिएगा इस परिचय में कण शब्द का प्रयोग। कण मतलब जिसको आप पार्टिकल कहते हैं, तत्व जिसको कहते हैं एलिमेंट्स। बोला कण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय संत, महर्षि कोई बोलता है, कोई संत बोलता है, ठीक है ना। तो भारतीय संत दार्शनिक महर्षि कणाद ने किया था, महर्षि कणाद ने किया था तथा पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के रूप में इसकी व्याख्या की थी। खड़ी पाई। बहुत से अन्य पाश्चात्य लिखेगा, पाश्चात्य मतलब बाद में, ठीक है ना। पाश्चात्य दार्शनिकों जैसे प्लूटो, ठीक है, और कौन सा, अरस्तु, डेमोक्रिटस, लूसियस, ना क्या चीज, लुक्रीटस था, लुक्रीटस, आदि। लूसियस भी था, आरी बात समझ में ना, लूसियस भी साइंटिस्ट था। जैसे डेमोक्रिटस, लुक्रीटस, लूसियस सब साइंटिस्ट थे जब महर्षि कणाद के बाद जब वो सब आए, ठीक है ना। पश्चात क्या मैंने बोला, आदि ने समय समय पर
यह विश्वास व्यक्त किया कि द्रव्य मतलब क्वेश्चन में लिख लीजिएगा पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक है ना। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु मीन्स एटम कहते हैं। परमाणु एटम कहते हैं। बात है समझ में? तो नॉर्मल से यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जब आपके महर्षि कणा जो थे, सर्वप्रथम उन्होंने एक कणों की व्याख्या की, कण की खोज की। सबसे पहले नाम उन्होंने कण रखा था इसका, और बोला था कि ये अविभाज्य है। और कण है क्या? तो बोला था कोई तुम द्रव्य ले लो, कोई पदार्थ ले लो, उसको तुम तोड़ते जाओ, बहुत ज्यादा उसको इतना तोड़ दो कि एक ऐसा तुमको कण मिल पाए कि और अब वो अभाज्य न हो, टूट न पाए। उसी को हम क्या कहते हैं? कण कहते हैं पदार्थ का। और कुछ में आया तो कुछ साइंटिस्ट जिनके पास आता है तो बोले कि सबसे सुस्तम कण यही है। और इन्होंने कुछ बताया कि अविभाज्य है, ये टूटता नहीं है। मतलब एक ऐसा पोजीशन आ जाएगा कि एकदम सबसे अविभाज्य होगा, मतलब एकदम ये टूटेगा ही नहीं। बात है समझ में? तो आगे ये बात चलती चली गई। लेकिन नॉर्मल से आपको बता दें, कुछ घटना ऐसी भी घटित हो गई जिसको हमें क्या किया गया, दिखाना पड़ा, या फिर कुछ साइंटिस्टों ने आया तो इसको प्रूव किया कुछ सालों बाद कि नहीं, ये टूट भी सकता है। और ये जो मेरा आपका जो ये दिखाई दे रहा है सुस्तम कण, या फिर ऐसे कह दे जो सुस्तम कण है आपका, ये 3 चीजों से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात क्लियर है ना? इन्हों के द्वारा यही बताया गया कि भाई मान लो कि सपोज तुम्हारे पास बहुत सारा ये पहाड़ जैसा ऐसा इतना बड़ा सा, इसको तुम तोड़ते गए, या फिर एक तुम्हारे पास कुछ वस्तु ऐसे दिखाई पड़ रही है इतना बड़ा, तो इसमें सपोज मान लो कि कम से कम ये इतने बिंदुओं से मिलकर ये एक बना है, इसको तुमको तोड़ना है। तो ऐसे तोड़ोगे, निकालोगे। नॉर्मल सी बात ऐसे कह दे, इसको बाहर कर दो, इसको कर दो, निकालते जाओ, कुछ एक ऐसा अंत में आएगा कि छोटा सा ऐसे मिलेगा। अब बोला जाए इसको अब तोड़ नहीं सकते। किसके द्वारा? महर्षि कणा तथा इनके द्वारा, कुछ और साइंटिस्टों के द्वारा बताया गया कि नहीं, ये सबसे अविभाज्य कण है, और ये इसी को हम क्या नाम देते हैं? परमाणु। लेकिन कुछ साइंटिस्ट बाद में आए, जैसे आपके जेम्स वार्ड हो गए, गोल्डस्टीन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, जेम्स चैडविक हो गए। ये सब जब आए, इन्होंने खोज किया और बोला कि नहीं, ये भी जो है आपका ये वाला पार्टिकल, ये भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना है, और वो भी कितने चीज़ों से? 3 चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत भी 3 कण पाए जाएंगे, जो इसका निर्माण करेगा, जिसका उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सब हम आगे लिखवाएंगे, किसने किसका खोज किया। फिलहाल में आगे बहुत सारा निकालेगा। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन का, ये बात समझ में आई आपकी? एकदम एक बात क्लियर सुनिएगा, क्योंकि जब केमिस्ट्री का आपका कंपटीशन जेई वगैरह का होता है, या फिर कहीं भी किसी केमिस्ट्री लेवल के हिसाब से अगर पूछे तो जीके में यही सारी बातें बनेगी। एक बात सुनिए ध्यान से, सुनो, जो क्वेश्चन तुमको समझ में आए, बहुत इजी लगता हो, वो कभी भी नहीं आता पेपर में, एग्जामिनेशन कैसे सेंटर में, जो तुम कंपटीशन लेवल पे देने जाते हो। और जो तुमको बोरिंग लगता है, जो थ्योरी होता है और तुमको बोरियत लगती है, उसमें से ही आपको काम करना है कि उसमें से जीके वगैरह आपको निकालना है बाहर। बात ऐसा समझ में ना, वो पूरा ऑल टू ऑल जीके होता है। थ्योरी जो होती है आपकी जीके होती है, वह कह रहा तो न्यूमेरिकल तो कोई भी लगा लेगा,
फार्मूला याद कर लो, बन जाएगा काम खत्म। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखते रहिएगा। चलिए सेकेंड क्या है, इसके परिचय के अनुसार जॉन डाल्टन का, परिचय को मिटा दो ना, जॉन डाल्टन कहा जाता है ना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जी। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ठीक है। इन्होंने इस अपना सिद्धांत कब दिया था, इसको याद रखा रहे एकदम हमेशा माइंड में इसको सेट कर दिया करिए। सन 1808 इन्होंने अपना सिद्धांत प्रकट किया था, 1808। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। फर्स्ट लिखिएगा कि इन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन्होंने बोला सबसे पहले सर्वप्रथम अपना लैंग्वेज यूज किया कि द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर, द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है। द्रव्य मतलब समझ रहे ना, कोई पदार्थ मिलकर बना हुआ है, जिसे या जिन्हें, ऐसे लिखेगा, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो बात साफ है, ये भी वही बात बोल रहे हैं जो पीछे बात थी, है ना। सर्वप्रथम इनका लैंग्वेज यही था कि ये भी इन्होंने बोला। पहले क्या बात हुई थी, बात पहले यही हुई थी ना कि जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं वो भी पदार्थ से ही लिए जाते हैं। उसको कोई पदार्थ ले लो, पदार्थ का छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, जो अविभाज्य होगा उसी को हम परमाणु कहते हैं। आइए उसी को उल्टा करके बता रहे हैं कि एक कण द्रव्य बोला है, किसी द्रव्य का वह छोटा कण होता है, या क्या होता है, वो अविभाज्य कण होता है, जिन्हें, या फिर क्या कह रहा है, बोला है कि द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर, अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, परमाणु। ये अपना सिद्धांत पेश किए, तो कोई फर्क नहीं है। ये ऐसे बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि जब पदार्थ को तोड़ते जाओगे तो जो छोटा होगा, जो अविभाज्य होगा, उसको परमाणु कहेंगे। ये बोल रहे हैं कि द्रव्य के जो छोटे छोटे जो द्रव्य बना होता है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। बात तो वही हुई ना। सेकेंड पॉइंट, एक तत्वों के सभी परमाणुएं समान होती हैं। एक तत्वों के सभी परमाणुएं समान होते हैं। बोल रहा है कि एक तत्वों की नहीं, तत्वों की बात बोल रहा है कि अगर तत्व हो गए, बहुत सारे मिल गए तत्व, तो तत्वों की बात क्या, जैसे हाइड्रोजन हो गया। अभी हमें पता नहीं कि हाइड्रोजन क्या चीज़ है, लेकिन एक बात एग्जांपल के थ्रू, तो अगर H2 होगा, बता सुना, H3 होगा, H4 होगा, H5 होगा, और ये जुट के एक बॉन्ड का निर्माण करते बढ़िया सा, बड़ा सा, बता रहे समझ ना। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई एक वस्तु लीजिए और उसको तोड़ते जाइए। कोई ठोस वस्तु लो, उसको तोड़ते जाओ। जैसे चीनी का, ऐसे में चीनी जमा हुआ है तुम्हारे पास, तो उसको तोड़ते जाओ, तो क्या मिलेगा उसमें से? चीनी के पार्टिकल ही मिलते जा रहे हैं ना, चीनी के पार्टिकल मिलते जाएंगे। इतना छोटा कर दो कि तुमसे अब वो तोड़ा न जा सके, कोई भी मशीन लगा दो, उससे टूटना न पड़े। तो बोला है कि सारे तत्वों के, जो कई सारे इसमें एलिमेंट्स मिलाए गए हैं, सारे तत्वों के जो तुम्हारे परमाणु होते हैं एक समान होते हैं। बात वही हुआ, या तो इसको बोलो या तो इसको बोलो। सेकेंड रूल उन्होंने बताया। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला, थर्ड पॉइंट लिखेगा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में अंतर होता है।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में अंतर होता है। बात आ रही समझ में? तो नॉर्मल सी बात है, उसका परमाणु कुछ और, इसका परमाणु कुछ और होगा। इनके अनुसार बोल रहा है कि जैसे तुम्हारे पास एक ये है और तुम्हारे पास एक ये है, इसको तोड़ते जाओगे तो इसके जो परमाणु अलग आएंगे, इसके परमाणु अलग आएंगे, इनके कहने के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। बात समझ में आई? बोला कि सबसे छोटा पार्टिकल है, कहीं घुल मिल सकता है, किसी से में भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। रासायनिक अभिक्रिया आप जानते हैं क्या होता है? दो अणु को जोड़िए, दो परमाणुओं को जोड़िए, या फिर दो तत्वों को आपस में जोड़ेंगे तो एक नया कुछ न कुछ नया यौगिक कंपाउंड कुछ तैयार होकर आएगा आपके सामने। ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे Na जोड़ते हैं, Cl जोड़ते हैं तो NaCl हो जाता है। तो Na का पार्टिकल Cl के पार्टिकल्स में मैचिंग होता है, तभी तो NaCl बनाता है। तो अभिक्रिया में भाग ले रहे दोनों के दोनों ना। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, समान तथा असमान परमाणु मिलकर समान तथा असमान परमाणु मिलकर अणु तथा परमाणु का निर्माण करते हैं। अणु तथा परमाणु का निर्माण करते हैं। एक मिनट, सॉरी, परमाणु क्या, परमाणु तो ये यौगिक का निर्माण करते हैं। अणु तथा यौगिक का निर्माण करते हैं। बात क्लियर है ना? जैसे समान रहेगा तो किसका करेगा? अणु का। असमान रहेगा तो यौगिक बनाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसे किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसे किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है? इनके कहने के मुताबिक ये कुछ चंद लाइनें थी, ठीक है ना? इन्होंने ये सब ने मतलब इनकी जो सोच थी, इन्होंने जो इसके ऊपर प्रयोग किया, उन्होंने अपना पूरा डेफिनेशन आगे रख दिया। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और लास्ट में इन्होंने क्या बोला कि जब भौतिक क्रिया द्वारा इसको हम करें या फिर कोई रासायनिक द्वारा, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। आई थिंक ये बात कहीं ना कहीं सत्य है, ठीक है ना? कि मैं इसको नष्ट नहीं करता। और आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा एलिमेंट होता है, जो तत्व होते हैं या जो यौगिक होता है जिसके अंदर परमाणु, ये परमाणु की बात कर रहा है, कणों की बात कर रहा है, किसी तत्व के अंतर्गत की बात कर रहा है। बोला है कि वो नष्ट नहीं हो सकते हैं। भौतिक परिवर्तन करो या तो रासायनिक परिवर्तन करो। बात धीरे धीरे सुनते जाइएगा, सबका मैचिंग करते जाएगा। जितना सब कुछ हो रहा है हर एक लाइन को मिलाते जाएगा कि आखिर में कहाँ तक बात सत्यता है। नोट करके लिखिएगा इसमें एक पॉइंट अलग से कि परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका आशय अविभाज्य है। जिसका आशय अविभाज्य है। ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका आशय मीन्स क्या? अर्थ। बात आई समझना?
बोला कि ग्रीक भाषा से लेने का मतलब क्या है कि ये क्या है, ये अविभाज्य है। नॉर्मल सी बात, इनके कहने के मुताबिक, ध्यान से, ठीक है ना, नीचे से लिखिएगा 19वीं सदी के अंत में, 19वीं निकलेंगे ना, 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा परमाणु को अविभाज्य व संरचना विहीन बनाने से, या मानने से लिखिएगा, संरचना विहीन मानने से इनकार कर दिया। बात आई समझ में? बात धीरे धीरे बढ़ रही है ना, आगे बढ़ती जा रही है। जब 19वीं सदी के जब साइंटिस्ट आए सामने, उन्होंने इनकार कर दिया, बोला कि यार गजब बात करते हो। सर्च हुआ इस पे रिसर्च, क्योंकि जैसे मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ अब फिलहाल में, तो कुछ टीचर्स इसी को थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से घुमा दिया जाएगा, या फिर आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दिया जाएगा, किया जाएगा ना, डिफिकल्ट होगा तो आपको क्या होने लगेगा, थोड़ा सा भाई हाँ अभी क्लियर है, बात क्लियर हो रही है। तो यही बात है। तो ये इनकी भाषाएं अभी तक चल रहे थे, ग्रीक भाषा से भी ले लिया गया इस शब्द को, जिसका मतलब होता है अविभाज्य होना। लेकिन जब आगे बढ़ता चला गया तो साइंटिस्ट ने इनका मतलब ये बोला कि संरचना नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन्होंने सब कुछ पहले संरचना विहीन बोला गया, इसके अंदर कोई संरचना नहीं हो सकता, परमाणु के अंदर ये अविभाज्य होता है और नहीं विभाजित हो सकता है। तो इसको मानने से इनकार करने की कुछ तो है इसमें, अभी कुछ तो है। तो नीचे से लिखेगा परमाणु को विभाजित किया जा सका, परमाणु को विभाजित किया जा सका, परमाणु को विभाजित किया जा सका, बस बेटा हाफ स्पीड लिखिए, ठीक है ना। तथा यह माना गया कि परमाणु भी विभिन्न कणों से मिलकर बने हैं, जो कि वास्तव में पदार्थ के मूल कण हैं, जो कि वास्तव में पदार्थ के मूल कण हैं। अब बातें बदल गई धीरे धीरे, ठीक है ना, सारा लैंग्वेज बदलने लगा। बोला कि नहीं भाई विभाजित किया जा सकता, और विभाजित किया जा सका भी, तोड़ा गया उसको से, और तोड़ने के बाद ये भी बताया कि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये मूल कण हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो मेरा किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकेगा। आगे नीचे से लिखेगा इस प्रकार 19वीं सदी के अंत से लेकर, इस प्रकार 19वीं सदी से लेकर, सदी के अंत से लेकर लिखेगा, 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी तक परमाणु को, 20वीं सदी तक परमाणु को दूसरे छोटे कणों से मिलाकर, बोला इस प्रकार 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी तक परमाणु को दूसरे छोटे कणों से मिलाकर, या कणों से मिलकर लिखेगा, कणों से मिलकर बना हुआ माना गया, बना हुआ माना गया।
बोल रहा है कि 19वीं से मतलब उसको विभाजित किया गया, लेकिन फिर भी ये भी माना गया जो परमाणु है वो किसी दूसरे कण से मिलकर बना है, कई कणों से मिलकर परमाणु बना तैयार हुआ। बात आ रही समझ में ना? यहाँ भी कुछ कंफ्यूजिंग थे, आगे कंफ्यूजिंग थे कि सही था। जो परमाणु होता है उसके अंतर्गत हम अभी तो बोले कि नहीं 3 कण और पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई ना, तो माना गया कि 1900 से 20वीं शताब्दी तक ये माना गया कि इस परमाणु के अंतर्गत और भी कण होते हैं। ठीक, आगे बना है या बना हुआ माना गया जिन्हें नए सिरे से पदार्थ का या पदार्थ के मूल कण माना गया, पदार्थ का मूल कण माना गया। मतलब यहाँ से एक नया स्टेप चालू हो गया, ठीक है ना, पीछे भूल गया सब कुछ, क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ तक बस यही याद रखेंगे किसने खोज किया, बस। अब उनका क्या डेफिनेशन था इस पर हमें चर्चा नहीं करनी थी। अब डायरेक्टली यहाँ से बात होने लगी कि इसके अंतर्गत भी कई कण होते हैं और इन कणों को मूल कण कहा जाता है, ठीक है ना। आगे माना गया तथा इन्हें किसको मूल कण माना गया? जो उस परमाणु के अंदर, जो उस कण के अंदर भी जो कण थे, जिसको बोल रहे थे विभाजित नहीं हो सकता, मैंने बोला कि नहीं विभाजित हो सकता है और विभाजित किया भी गया। तो वही जो जिन कणों में उसको विभाजित किया गया उन्हीं को मूल कण माना गया, ठीक है ना। किसके? परमाणु के मूल कण माने गए। और इसी मूल कण को लिखेगा तथा इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लिखेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के नामों से जाना गया, न्यूट्रॉन के नामों से जाना गया। वैसे इंटर का फर्स्ट चैप्टर आज मैंने स्टार्ट किया, इतनी बोरिंग टाइप की बच्चों को लगती है, लेकिन रियलिटी में तो जीके और 12, क्योंकि हर जगह पूरे बुक में आपको वर्क करेगा, जहाँ जाएंगे वो पीछा नहीं छोड़ने वाला पूरे बुक में, फर्स्ट चैप्टर। तो जो सब्जेक्ट चूज किया जाता है कि इसको पहले रखना है, फिर उसको बाद में रखना है, फिर उसको बाद में रखना है, तो कुछ सोच के किया जाता है। बच्चे घबरा जाते हैं क्यों नहीं इसको रखा गया, क्यों नहीं इसको रखा गया, बता रही समझ ना। तो चाहता तो रख सकता, लेकिन अब जानता है कि आपकी स्थिति क्या, 11 में कैसे पढ़े होंगे, हो सकता है कि नहीं, तो उसको रिवाइज करने के लिए पीछे की बातें थोड़ा सा सामने लाता है, उसके बाद आगे वो ग्रो करने लगता है धीरे धीरे। तो ये हो गया। तो हमारे वो तीनों मूलभूत कण कैसे थे और क्या क्या थे, है ना। तो यहां से लिखेंगे मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल इसको बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाएगा इसको। और बोल रहा है कण कौन कौन सा था, इधर लिखेंगे कण, ठीक है, इधर लिखेंगे उसका सिंबल, मतलब क्या, प्रतीक, इधर लिखेंगे क्या, मास, मतलब भार उसका कितना था एक का, और आवेश इधर कर देंगे क्या, आवेश दिया है, आवेश आपेक्षिक द्रव्यमान, ऐसे लिख सकते हैं, आपेक्षिक द्रव्यमान लिखना है इधर, नहीं सही है, आपेक्ष द्रव्यमान। और इधर दिया है आपका आपेक्ष, दिखाई दे रहा है क्या उस पे, इधर आपेक्ष आवेश भी बोल सकते हैं, आपेक्ष आवेश भी बोल सकते हैं, करता है, ठीक है ना, क्या सही है ना, खोज करता है, खोज करता भी लिख दे तो खोज करता यही लिख दो आगे, सबसे बेटर हो जाएगा। तो ये बताए कि इसके कण कौन कौन सा, पहला कण कौन सा, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई,
इलेक्ट्रॉन किसने किया? थॉमसन। बता दी। हाँ 1897 जे थॉमसन 1897 में। नहीं आ रहे थे। और प्रतीक किसका किया था इलेक्ट्रॉन का? ई नहीं ई आगे भी दिखा जाएगा ना सापेक्ष आवेश क्या होगा, ई से डोनेट किया गया इसको। और भार इसका कितना है? 1.67 होगा ना, 7 3 गुणे 10 के पावर माइनस कितना है जी? 27 27। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सर इसमें कोई आइडिया नहीं है। 1.9 सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का 9.109 होता है। 100 सुनो ना 100 बहुत सारा, ये हमारे दशमलव के इधर है ना, क्लियर नहीं आता है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में 9.1 ही होता है। लेकिन ये लिखने को दिखाने के लिए तो 9 बहुत किताबों में इधर उधर भी दिया है तो 9.1 ही होता है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के घाते 28 के माइनस 28। मैं कहता हूँ -31 हो गया तो 31 हो गया। 24 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सर क्यों वहाँ पे 31 करेंगे? हाँ आप मैंने मेरे में 31 दिया, इतना में 28 है। झगड़ा मत करो। चलो 28 कर। आपेक्षिक द्रव्यमान किसको कहते हैं? बोले कैसे जी? आपेक्षिक मास। आपेक्षिक मास मतलब कि मिलता जुलता किसका भार, तो इसका मिलता जुलता है इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपेक्षिक मान निकल जाएगा, दोनों का मिलता जुलता है क्योंकि एक ही जगह रहते हैं सर। इसका नहीं होगा क्योंकि क्या होता है कक्षक के बाहर रखा जाएगा है ना, तो इसको इसका कुछ अलग हो, इसका भार अलग हो। इसका भार कितना होता है? इसका होता है 0.00055 एम। और इसका आपेक्षिक आवेश क्या होगा? -1। क्या हुआ? AMU क्या लिख रहा है? वही क्या बोले थे उसको? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। वही लिखा है। सेकेंड प्रोटॉन। प्रोटॉन का प्रतीक क्या? P। किसने खोज किया था? रदरफोर्ड। ध्यान से सुनिए, 1919। रियल में तो बात ये है कि रदरफोर्ड ने बाद में किया, इसको सुधारा, इसके नाम को प्रोटॉन किया। इससे पहले कौन थे? गोल्डस्टीन थे, उन्होंने बोला कि प्रोटॉन। और ये के बाद तो बोले कि नहीं अच्छा लग रहा है, इसको प्रोटॉन कर दो। तो रदरफोर्ड ने इसलिए इनको मतलब ये पहले बोले थे गोल्डस्टीन, लेकिन ये पूरा अच्छे तरीके से इसको बताएं, इसलिए रदरफोर्ड का प्रोटॉन बोला, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का निर्माण किया था। वजन कितना भैया? भार कितना? मास 1.67 कहाँ उतना दूर जा रहे भाई? -24 इसमें 27 दिया है। बात वही है कि 3 तो कम कर दिया है और क्या किया है आपने? 3 अधिक दिया है, मतलब अधिक मैं 31 कर रहा था तो 28 था, मैं 27 कर रहा हूँ मतलब आपको 24 है। चलो किताब वाले लिखो तो किसमें 26 दे दिया नहीं, इधर उधर बोलते हैं कि मतलब उसकी कोई मतलब नहीं है। ये कम बेसी हो सकता है, ठीक है ना। कम बेसी करने का मतलब परफेक्टली किसी को वजन नहीं पता है, दशमलव किधर जाता है तो नहीं पता, माइनस में कितना नीचे आ सकता है। कोई 3 जीरो बढ़ा दिया है, कोई 3 जीरो घटा दिया, कोई 2 जीरो घटा दिया। और क्या 31 का मतलब 24 का मतलब क्या? उसके नीचे कितने होंगे या फिर इधर कितने जीरो आ जाएंगे ना, बट्टे में जीरो आ जाएंगे ना, इतना और कुछ नहीं। आपेक्षिक द्रव्यमान इसका कितना है? 1 ना 1.0 हाँ यही रहने दो ना, 728 उसको छोड़ो मत। इस पे क्या होता है? +1।
और इसका जब देखा जाएगा चैडविक अपेक्षिक मतलब मिलता जुलता है, ठीक है ना। इसको अगर देखा जाएगा तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोनो मतलब में नहीं। एन से दिखाते हैं और किसने, जेम्स चैडविक चैडविक ने 1932 भार कितना होगा, सेम होगा क्या, 1.675 गुणे 10 की पावर माइनस 24 ही होगा। एकदम अपेक्षिक मान दोनों का मिलता जुलता होता है। और इसका क्या, शून्य कब किया था इन्होंने, 1932 1932 में, इन्होंने 1919 में 1990, ठीक है ना। ये इसका चीज, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। परेशान हो जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, लिख लीजिएगा कि इसको हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर आपको दिखाना होगा इलेक्ट्रॉन का, तो कितना बताओगे बोलो, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। आवेश की बात की जाएगी तो आवेश है ना ये, तो रियलिटी में क्या होता है, माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब प्रोटॉन का क्या होता है, प्लस में, वही चीज किसमें हो जाएगा, प्लस में, और उसका मतलब होता है एम का लिख लेना, एटॉमिक मास यूनिट। और नेक्स्ट रेडिकल छोड़ दीजिए, मौलिक कणों की खोज, मौलिक कणों की खोज। सर मौलिक कणों की खोज कौन कौन से, मैंने बोला आगे पढ़ा जाएगा, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो मौलिक कणों की खोज में, ठीक है ना, ये आपका पूरा बेसिक चल रहा है, जो भी चल रहा है सब बेस है। तो मौलिक कणों की खोज में सबसे पहले होगा पदार्थ के विद्युत प्रकृति के प्रमाण। सबसे पहले क्या लाया गया, मिटा दे इसको, सबसे पहले लाया गया, फर्स्ट स्टारिश करके देख लीजिएगा, पदार्थ के विद्युत प्रकृति प्रणाम, विद्युत प्रकृति के प्रमाण बोल रहा है कि जो उसके अंतर्गत जो चुंबकीय शक्ति कैसी थी, विद्युत ऋणात्मकता, जो उसके अंदर क्या क्या था, पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर विद्युत ऋणात्मकता ऐसे होती जाती है, कम होती जाती है, अधिक होती जाती है। तो वही पहले विद्युत के बारे में, उस हर एक एलिमेंट की विद्युत के बारे में जाना जाएगा, ठीक है ना। इसमें पूरा लेवल है, हम लोग पीरियोडिक टेबल ही पढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज कर लीजिएगा, आयनन विभव क्या होता है, कल बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। क्लास ऐसे डेली आपको चलेगा।